Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में हमारी हॉर्नबुल बुक का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस को कंटिन्यू करता हूँ। जो मैंने पिछली बार हाफ आपको चैप्टर समझाया था, तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है। आज मैं इस वीडियो में आपको उसे कंप्लीट करा देता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको मैंने बताया था कि जो किंग टुट था वो अपने परिवार का, अपने शाही परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था और उसके परिवार ने सैकड़ों वर्षों तक इजिप्ट पर शासन किया था। और इजिप्ट में ऐसी मान्यताएं थीं उस समय कि मरने के बाद भी जीवन होता है, और इसी वजह से जो फ़ाराओ राजा बोलते थे, फ़राओ भी बोल सकते हैं उसे, टुट के मरने पर उसकी जो मम्मी थी उसको एक कॉफिन में बंद करके रख दिया गया, और उसके साथ बहुत सारी जो डेली यूज़ की जो इंसान जिनको यूज़ करता है वो सारी चीज़ें उसके साथ में रख दी गई। और हमने पढ़ा था कि किस तरह से हावर्ड कार्टर ने 1922 में सबसे पहले उसको डिस्कवर किया, उस मम्मी को, और उसने उसमें से उसे निकाला। उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको निकालने में, और फिर बाद में उसने एक लकड़ी के बॉक्स में उसको बिल्कुल सेम जैसे वो थी वैसे ही उसको हमेशा के लिए वहाँ पर रख दिया। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पिछली बार जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसके बाद से ही पढ़ते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोपोग्राफी। तो आजकल जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो किसके द्वारा की जा सकती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम हिंदी में शॉर्ट में सीटी भी कहते हैं, सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के द्वारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है। डायग्नोस्टिक आप जानते होंगे, जो सिम्टम्स के माध्यम से हम किसी डिजीज़ को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको डायग्नोस करना कहते हैं, और इमेजिंग का मतलब चित्रण। तो सीटी स्कैन के द्वारा किया जाता है, बाय विच, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो इसमें क्या किया जाता है सीटी स्कैन में? जो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज हैं, यानी सैकड़ों एक्सरेज यानी एक्स किरणें, उनको एक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की तरह से, जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं उनकी तरह से क्रॉस सेक्शन में एक साथ पुट किया जाता है। यानी जो क्रॉस सेक्शन होता है जिसको हम अनुप्रस्थ काट भी कहते हैं, उसमें एक साथ रखा जाता है। किस लिए? टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, एक 3 डायमेंशंस वाली यानी 3 विमीय, वर्चुअल का मतलब हम कह सकते हैं जो वास्तविक या आभासी हम कह सकते हैं, जो इमेज है उसको क्रिएट करने के लिए उसको ये किया जाता है। तो इस तरह सीटी स्कैन होता है। तो व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टुट देन द एक्सरे। तो जो सीटी स्कैन है वो एक्सरे से बढ़कर टुट के बारे में, जो राजा टुट था या टट भी कह सकते हैं उसको, उसके बारे में और क्या प्रकट करेगा? जो एक्सरे ने किया है उससे ज़्यादा बढ़कर सीटी स्कैन क्या करेगा? एंड कुड इट आंसर, और क्या ये उत्तर दे सकेगा? 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। 2 जो सबसे बड़े क्वेश्चंस उसके बारे में अभी भी जो बने हुए हैं, अभी भी लटके हुए हैं, यानी उनका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। कौन कौन से? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा? एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि अपनी मृत्यु के समय वो कितनी वर्ष का था, कितनी उम्र थी उसकी। तो क्या इन 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर इस सीटी स्कैन से मिल पाएगा? किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, यानी राजा जो टट था उसका डिमाइस हो जाना यानी उसकी मृत्यु होना एक बड़ी इवेंट थी, बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी रॉयल स्टैंडर्ड्स के अनुसार भी, यानी रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब जो राजशाही एक तरह से जो परिणाम कह सकते हैं उसके अनुसार
ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, यानी वह अपने शाही परिवार का अंतिम व्यक्ति था या अपने कुल का अंतिम व्यक्ति था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका जो फनरल था, उसका जो अंतिम संस्कार था या कहें कि उसकी मृत्यु एक उसकी डायनेस्टी की यानी उसके कुल की, उसके राजवंश की ही मृत्यु थी एक तरह से। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन जो उसकी गुजरने के, उसकी मृत्यु के और मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ, क्या उसमें जैसे लोगों ने जो उसके साथ में सामान रख दिया था कि वो मृत्यु के बाद भी उन्हें यूज करेगा, तो उसके बाद के जो क्या रहस्य हैं, क्या विशेष बातें हैं, वो अभी भी अनक्लियर हैं। अमेनाटोप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेनोटेप III, वो टुट का या तो फादर था या उसका ग्रैंडफादर था। वो एक पावरफुल फराव था, यानी एक बहुत ही शक्तिशाली फराव था, और जिसने शासन किया था इजिप्ट पर लगभग 4 डिकेड्स तक, यानी लगभग 40 सालों तक। और कब किया था? एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जो 18वीं जो डायनेस्टी थी यानी राजवंश था, वो अपनी हाइट पर था, यानी उसके गोल्डन एज की, स्वर्णिम युग के हाइट पर था, यानी सब चरम पर था उस समय। अमेनाटोप III एक पावरफुल फेरो था जो कि इजिप्ट पर शासन कर रहा था उस समय। हिज सन अमेनाटोप IV और उसका जो पुत्र था अमेनोटेप IV सक्सीडेड हिम, उसने उसको सक्सीड किया, यानी कि उसके बाद वो उसका इजिप्ट का शासन उसके हाथ में चला गया। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में एक तरह से स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक बहुत ही अद्भुत या कहें कि एक बहुत ही अजीब पीरियड की उसने शुरुआत की, एक समय की शुरुआत उसने की। क्या उसने कहने का मतलब उसने कुछ अजीब काम किया बाकी लोगों से अलग। क्या किया उसने? द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, उसने एटन कौन था? एक द सन डिस्क, यानी सूर्य का देवता। डिस्क वैसे क्या होता है जिसे हम व्रत कहते हैं, तो उसने क्या किया, जो एटन नाम का एक देवता था उसकी वर्शिप को प्रमोट किया उसने। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन, और उसने अपना नाम अमेनोटेप से चेंज करके क्या कर लिया? अखेनेटन कर लिया, क्योंकि अखेनेटन में एटन आता है लास्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने कर लिया। और जिसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी एटन का सर्वेंट, सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, और उसने क्या किया? अपनी जो कैपिटल सिटी थी, अपनी कैपिटल को, राजधानी को, जो कि रिलीजियस कैपिटल थी, धार्मिक राजधानी थी, उसको, वो पहले कहाँ थी? थीब्स में थी, जो कि एक ओल्ड सिटी थी। उसने अब उसको चेंज करके एक नई सिटी बना ली थी जिसका नाम अखेनेटन उसने रखा, और नोन नाउ एज अमरना, जिसको हम वहाँ पर अब अमरना के नाम से जानते हैं। और ये सिटी उसने, इसका नाम अखेनेटन रख दिया, और इसी को उसने अपनी रिलीजियस कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। ही फर्दर सॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, अ मेजर गॉड। फिर उसने क्या किया? कंट्री को पूरी शॉक करके रख दिया, आश्चर्यचकित करके रख दिया, जब उसने आमून पर अटैक किया। आमून कौन है? ये अ मेजर गॉड, एक प्रमुख देवता है इजिप्ट का। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और साथ ही साथ उसने क्या किया? जो आमून था, उसके जो देवता था, उसकी जितनी भी इमेजेस थी उन सबको स्मैश कर दिया उसने। उसके जितने भी टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उन सबको क्लोज कर दिया। इट मस्ट बी अ हॉरिफिक टाइम सैड रे जॉनसन, तो ये बड़ा ही भयानक समय रहा होगा। हॉरिफिक
बड़ा भयानक समय रहा होगा। ये बात किसने कही? रे जॉनसन ने कही। रे जॉनसन कौन थे? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, यानी लग्जर में जो शिकागोज रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी है ना, उसके डायरेक्टर ने। द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, और ये क्या है लग्जर? ये एंशियंट थीब्स की यानी प्राचीन थीब्स की एक साइट है, एक एरिया है, स्थान है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, यानी वो परिवार जिसने इजिप्ट पर शताब्दियों तक शासन किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड, वो अब अपने अंत की ओर था। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैके, और तब जो अखेनेटन था वो आकर के थोड़ा सा सनकी हो गया था। वैकी का मतलब सनकी। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, अखेनेटन की मृत्यु के बाद, मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खरे अपीयर्ड ब्रीफली, यानी उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? एक मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमयी एक रूलर था जो कि प्रकट हुआ, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था इसमेन खरे, और वो बहुत ही ब्रीफली माने बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर आया, यानी उसका शासन बहुत ही कम समय के लिए रहा। एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और मुश्किल से ही कोई उसने किसी भी तरह का क्लू अपने बारे में छोड़ा, यानी किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं उसने छोड़ा, कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिससे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता चले। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातेन टुक द थ्रोन, और फिर उसके बाद एक बहुत ही यंग यानी कि युवा तूतनखातेन नाम के एक लड़के ने, यानी जो कि उसी परिवार का था, राज सिंहासन को वो राज सिंहासन पर बैठा। किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, और अब उसको किंग टट के नाम से ही जाना जाता है, वो इसी नाम से प्रसिद्ध है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन, और इस बॉयज़ किंग ने अपना नाम जल्दी ही चेंज कर लिया। तूतनखातेन से इसने अपना नाम क्या कर लिया? अपना तूतनखामुन, यानी उसने फिर से जो आमुन गॉड था उसी के नाम पर अपना नाम फिर से चेंज कर लिया। पहले उसके नाम पहले नाम क्या था? तूतनखातेन, तो उसमें जो एटेन देवता था उसका नाम था, अब उसने तूतनखामुन कर लिया, तो जो आमुन देवता है उसका नाम आ गया। और इसका नाम मतलब क्या था? तूतनखामुन का लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी अमून की एक लिविंग इमेज, ये उसने नाम कर लिया। एंड ओवर शो रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज या ओल्ड वेज, और उसने क्या किया? ओवर शो का मतलब एक तरह से परीक्षण करना या फिर पुनः स्थापित कर देना, रेस्टोरेशन मीन्स। तो उसने जो ओल्ड वेज थे, यानी जो पुराने ढंग था, पुरानी जो व्यवस्था थी उसका पुनः स्थापन कर दिया, पुनः दोबारा से उसको एस्टैब्लिश कर दिया और उसका निरीक्षण किया। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, और उसने लगभग 9 ईयर्स तक उस पर शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली माने जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, बड़े ही अचानक तरीके से, मतलब अचानक ही वो मर गया। तो कैसे मरा, क्या हुआ, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, यानी उसकी जो प्रसिद्धि थी राजा टट की, और उसके फेट के बारे में, उसके भाग्य के बारे में जो अटकलें लगाई गई थी, अगर हम उस पर ध्यान ना दें, रिगार्डलेस का मतलब बिना ध्यान दिए, उन पर ध्यान दिए बिना अगर हम बात करें, तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि टुट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। तो वो क्या होगा कि टुट एक ममी है जो कि उन बहुत सारी ममीज में से एक है जो इजिप्ट में हमें मिलती हैं, यानी इजिप्ट में बहुत सारी ममीज़ हैं और उनमें से ही एक है, अगर हम कॉमन तरीके से देखें। हाउ मैनी, और ये कितनी हैं? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, यानी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, या कहें कि ये एक प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया था
और इसने क्या किया था, इस प्रोजेक्ट ने बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, यानी 2003 के लेट में, यानी बाद के महीनों में उसने क्या किया था, एक इन्वेंट्री जो है शुरू की थी, इन्वेंट्री जारी की थी, इश्यू की थी, वी कैन से। इन्वेंट्री का मतलब होता है किसी के लिस्ट ऑफ रिमेन्स, यानी जो रिमेन्स, जो अवशेष हैं, जो ममीज़ हैं, उनकी एक लिस्ट बना करके उसने जारी की थी, इश्यू की थी। और उसमें ये रिकॉर्ड किया गया था कि जो इजिप्ट है उसमें लगभग 600 ममीज़ अभी तक हैं, या 600 जो रिमेन्स थे चीज़ों के वो उनको मिले, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी उनकी गिनती चल रही है, आगे बढ़ रही है। द नेक्स्ट फेज़, जो अगला फेज़ है, यानी अगला जो चरण है, स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो जो अगला चरण है वो क्या है, स्कैनिंग, यानी ममीज़ जो भी मिली हैं उन ममीज़ को स्कैन करना, किसके द्वारा, उस पोर्टेबल सिटी मशीन द्वारा, यानी पोर्टेबल का मतलब छोटी सिटी मशीन द्वारा, जो कि डोनेट की गई है किसके द्वारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, उसके द्वारा उसको डोनेट किया गया है। और कौन है उसके मैन्युफैक्चरर, कौन है उस मशीन के, सीमेंस हैं। तो उनके द्वारा इन सभी ममीज़ का स्कैनिंग करना, ये नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट फेज़ है। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड, और जो किंग टुट है वो वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ है जिनको स्कैन किया गया था, जिन ममीज़ को स्कैन किया गया था वो ऐसे ममीज़ में से पहली ममी है। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, मतलब अपने जीवन की ही तरह अपनी मृत्यु में भी जो किंग टट है वह अपने जो कंट्रीमैन थे, देशवासी थे, उनसे रॉयल तरीके से, रिगली का मतलब भी रॉयल जैसा है, यानी कि राजसी ढंग से वो आगे बढ़ा, यानी मरने के बाद भी उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो मम्मी थी, उसको एक तरह से जैसे राजसी, उस समय उन राजाओं को जो अलग रिस्पेक्ट दिया जाता था, ठीक वैसा ही उसकी मम्मी के साथ भी हुआ। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, यानी एक सिटी मशीन टट की मम्मी को हेड टू टो, यानी सिर से लेकर उसके टो तक, पंजे तक कह सकते हैं, पूरी बॉडी को उसके स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और साथ ही साथ उसने क्रॉस सेक्शन में, यानी जो अनुप्रस्थ काट हम उसको हिंदी में कह सकते हैं, उसमें 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज को क्रिएट किया उसने। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, और टट के हेड की जो स्कैनिंग थी वो किस में की गई, 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस में की गई, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, जिससे क्या किया जा सके, इसका जो इंट्रिकेट का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल जो इसका स्ट्रक्चर था उसको रजिस्टर करने के लिए, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही छोटे स्लाइसेस में, 0.62 मिलीमीटर के स्लाइसेस में उसका स्कैनिंग की गई। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और जो रिजल्टिंग इमेज थी उसमें क्या मिला, ईरी डिटेल्स मिली। ईरी का मतलब बहुत ही भयानक या फिर अलौकिक जो डिटेल्स थी वो उसके परिणाम स्वरूप मिली। बिटट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और जब तट के जो पूरी बॉडी का जो पूरा बॉडी थी उसको जब पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया गया, एक समान तरीके से उसकी एक तरह से इमेजिंग कर ली गई, तो अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, तो एक स्पेशलिस्ट की टीम ने, कौन कौन से स्पेशलिस्ट थे ये, रेडियोलॉजी के, फॉरेंसिक के और एनाटॉमी के, तो इनके जो विशेषज्ञ थे, बिगेन टू प्रोब, वो इस बात का परीक्षण करने लगे, यानी इस बात का परीक्षण उन्होंने शुरू कर दिया, द सीक्रेट्स, उन रहस्यों का, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि जो विंग्ड गॉडेसेस हैं, यानी जो पंख वाली, यानी जिनके पंख हों, पंख वाली देवियाँ, गॉडेसेस का मतलब देवियाँ, अभी तक क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन दे रही थी, सुरक्षा कर रही थी, किसकी, जो
गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन है, यानी जो गिल्डेड का मतलब सुनहरी, सोने की जो मकबरे, सोने का जो मकबरा था उसका, ब्यूरियल श्राइन माने जहाँ पर उसको बरी करके दफना करके रखा गया था, उसकी वो रक्षा कर रही हैं। तो इस रहस्य के बारे में पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना उन्होंने शुरू किया। द नाइट ऑफ द स्कैन, यानी जिस रात उसकी बॉडी को स्कैन किया गया, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम। तो जो वर्कमैन थे यानी मजदूर लोग थे, वो टट को उसकी टॉम से लेकर के आए इन इस बॉक्स, अपने बॉक्स में, जिस बॉक्स में उसको कार्टर के द्वारा रख दिया गया था। लाइक पाल बियरर्स, और पाल बियरर्स की तरह से, पाल बियरर्स कौन से होते हैं, जो अर्थी को अपने कंधे पर रख करके जो ले जाते हैं डेड बॉडी को जब वो मर जाता है, तो उनकी तरह से दे क्लाइम्ड ए रैंप, यानी वो एक रैंप पर, यानी जो एक ढलान होती है, रैंप लगा देते हैं, जैसे लकड़ी का तख्ता यूँ लगा दें किसी गाड़ी से नीचे की ओर किसी चीज़ को उतारने के लिए, तो वो ऐसे रैंप पर, ढलान पर, और फिर ए फ्लाइट ऑफ अ स्टेयर्स, और फिर कुछ सीढ़ियों को चढ़ करके वो कहाँ पर लेकर आए उसकी बॉडी को, इनटू द swirling सैंड, यानी उड़ते हुए, swirling का मतलब उड़ती हुई, इधर उधर उड़ती हुई, सैंड माने बालू में या रेत में, बाहर की तरफ वो उसको ले आए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें उस स्कैनर को रखा गया था। ट्रेलर क्या होता है, एक ट्रक जैसा ही लंबा, एक जैसे आपने देखा हो जिसमें बड़ी बड़ी जैसे कार हैं, बाइक वगैरह हैं, उनमें रख करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जाता है। तो ऐसे जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ट्रेलर बोला जाता है। तो उसमें स्कैनर को रखा गया था, तो वहाँ पर वो उसको लेके आए। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, और लगभग 20 मिनट के बाद 2 आदमी वहाँ से निकल करके बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और नियर बाई माने पास में ही, और पास में ही उन्होंने एक ऑफिस अपना बनाया हुआ था, तो दौड़ करके वो उस ऑफिस में पहुँच गए। एंड रिटर्नड विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस लौटे अपने साथ में क्या लेकर के, एक जोड़ी वाइट प्लास्टिक फैंस, यानी कि प्लास्टिक के 2 सफ़ेद रंग के जो पंखे थे, उन 2 पंखों को लेकर वो वापस लौटे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। जो $1 million स्कैनर था, यानी लगभग 10 लाख रुपए वाला जो स्कैनर था, वो अचानक से बंद हो गया था, क्योंकि उसके कूलर फैन में, यानी इसको ठंडा करने वाला जो फैन होता था, उसमें सैंड भर गई थी, बालू भर गई थी। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, तभी वहाँ पर जो एक गार्ड था, एक रक्षक था, उसने बड़ी नर्वसली, मैंने घबराहट में, एक तरह से मजाक सा करते हुए या कुछ भी कहें, वो बोला, क्या बोला, कर्स ऑफ द फैरो, यानी ये फैरो का सांप है। जो शाप उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, शायद वही है जिस वजह से ऐसा हुआ। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल, और अंत में क्या हुआ कि जो सब्सटीट्यूट फैंस थे, यानी जो नए फैन लाए गए थे, उन्होंने अच्छे से काम किया। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि प्रोसीजर पूरी फिनिश हो सके। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के बाद, इस बात का परीक्षण करने के बाद कि कोई भी डेटा वहाँ से लॉस्ट नहीं हुई है, द टेक्नीशियन टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने टुट की बॉडी को, जो वर्कमैन थे उनको फिर से वापस दे दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, और जो उसको वापस उसके टूम में यानी मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर he was removed from his coffin. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. तो लेस देन 3 hours आफ्टर, यानी लगभग 3 घंटे से भी कम समय के बाद, यानी उस 3 घंटे से जब उसकी बॉडी को ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, जब उसको अपने कॉफिन से रिमूव किया गया था, तो 3 घंटे से भी कम समय इस पूरे प्रोसीजर में उनको लगा। तो एक बार फिर द फराओ
अगेन रेस्टेड इन पीस, फिर से वो शांतिपूर्वक रेस्ट करने लगा उसी जगह पर वेयर द फनरी प्रीस्ट, जहाँ पर जो फनरी अंत्येष्टि करने वाले जो प्रीस्ट थे यानी पुजारी वगैरह, उसने सो लॉन्ग एगो यानी बहुत वर्षों पहले उसको वहाँ पर सुलाया था, लेटाया था हमेशा के लिए, तो वापस वो अपने उसी प्लेस पर फिर से पहुँच गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वापस ट्रेलर में लौट कर एक टेक्नीशियन, तो एक जो टेक्नीशियन था उसने क्या किया, कंप्यूटर की स्क्रीन पर राजा टुट की एस्टोनिशिंग माने सरप्राइजिंग, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली इमेजेस को यानी चित्रों को उसने खींचा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। तो पिक्सल क्या होता है, पिक्सल होता है किसी भी चित्र का सबसे जो छोटा भाग होता है उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो जो पिक्सल के स्कैटर होने से यानी उनके बिखरने से क्या हुआ, एक ग्रे हेड यानी एक भद्दा सा हेड जो है स्क्रीन पर उस पर शेप लेता हुआ दिखाई दिया। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। तो टेक्नीशियन ने क्या किया, उसको लगभग एवरी डायरेक्शन में, हर दिशा में स्पून करके, घुमा करके, टिल्टेड माने झुका करके, टेढ़ा करके, हर तरीके से उसको जो है परखा या उसको जांचा। नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमिक क्लास। और जो नेक वर्टिब्रेट थी यानी गर्दन की जो वर्टिब्रे आप जानते होंगे जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो गर्दन की और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो जुड़ी होती है, तो वो इतनी क्लियरली अपीयर हुई जैसा कि किसी एनाटॉमी क्लास में, यानी एनाटॉमी की जो क्लास होती है, मैंने एनाटॉमी बताया था, शरीर रचना विज्ञान इसको हम कहते हैं, तो उस क्लास में जैसे नेक वर्टिब्रे अपीयर होती है तो वैसे ही यहाँ पर भी उसकी प्रकट हुई। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और जो दूसरी इमेजेस थी उनमें एक हैंड रिवील हुआ। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और जो रिब केज होता है हमारा, जो पसलियों का जो अस्थि पंजर होता है, वो उसकी कई व्यूज़ वहाँ पर दिखाई दिए। एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और जो स्कल होता है हमारी जो खोपड़ी होती है उसकी खोपड़ी का जो ट्रांजैक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट है वो भी दिखाई दी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन जो प्रेशर था यानी कि जो भी टेंशन थी, जो तनाव था, वो अब देखा जाए तो समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए जाही हवास थोड़ा सा मुस्कुराए। विजुअली रिलीव्ड, और बड़े ही वो रिलीव्ड माने राहत से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, और इस बात से दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि जो बॉडी थी टुटकी या उसकी मम्मी थी उसके साथ में कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड, और उन्होंने क्या कहा उसके बाद चेयर पर बैठते हुए कि मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सो सका, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सो सका। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, आई विल गो एंड स्लीप, कि अब मैं जाऊँगा और आराम से सोऊंगा। तो यहाँ देखिए ये पिक्चर है जो कि मुरालिन किंग टुट्स टॉम, जो कि किंग टुट की जो टॉम है उस पर बनी हुई ये भित्ति चित्र है, और ये क्या दिखाता है, शोइंग किंग टुट विद ओसिरिस, जो दिखा रहा है कि जो किंग टुट है वो किससे मिला, ओसिरिस से मिला। ओसिरिस कौन है, ये द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के पश्चात जो जीवन होता है उसका देवता है, या कहीं मृत्यु का देवता होता है, तो मृत्यु के देवता से वो इस पिक्चर में मिल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और उस समय जब हमने उस ट्रेलर को लेफ्ट किया, यानी हम ट्रेलर को हमने छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, और डिसेंडिंग का मतलब उतरते हुए मेटल स्टेयर्स, जो मेटल की बनी हुई जो स्टेयर्स थी उनसे नीचे उतरकर टू द सैंडी ग्राउंड, जब हम सैंडी ग्राउंड पर आ गए यानी उस रेतीले ज़मीन पर आ गए, तो क्या देखा हमने, द विंड हैड स्टॉप्ड, तो जो हवा जो पहले चल रही थी भयंकर तेज हवा, वो हवा बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट्सेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और इस
डिपार्टेड लोगों की वैली में, यानी उस घाटी में जो मृतकों की घाटी थी उसमें जो विंटर एयर थी यानी सर्दियों की वो हवा थी, लाइक कोल्ड एंड स्टिल, वो बिल्कुल ठंडी और शांत पड़ी हुई थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल मृत्यु की भांति। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन, और ठीक जो टट की जो टॉम थी उसका जो मकबरा था उसके एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार के जस्ट अबव, ठीक ऊपर कौन खड़ा था? ओराइन खड़ा था। ओरियन भी कह सकते हैं, ओराइन भी कह सकते हैं। ओराइन खड़ा था। वो ओराइन क्या है? ये कंस्टेलेशन है, यानी एक तारामंडल समूह है। ओराइन एक मृग यानी कि जो हिरन होता है उसकी आकृति में एक तारामंडल वहाँ बन जाता है, तो वो तारों का समूह है, वो वहाँ पर ऊपर दिखाई दिया। दैट द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू, और जो एंशियंट इजिप्टियंस थे यानी प्राचीन मिस्र के जो लोग थे वो उसको किस नाम से जानते थे? द सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस की आत्मा के नाम से, यानी वो उसको ओसिरिस की आत्मा कहते थे। ये जो तारामंडलों का समूह था या तारों का समूह था उसको वो जो ओसिरिस है उसकी आत्मा मानते थे। और ओसिरिस मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन था? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के जो बाद जो जीवन होता है उसका देवता। और वो किस लिए वहाँ पर आ गया था? वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, उस बॉय किंग को यानी उस युवा जो बालक कह सकते हैं जो राजा था उस पर निगरानी रखने के लिए। तो वो हमेशा उसकी निगरानी करता था। तो जब उन्होंने राजा की बॉडी को या मम्मी को वापस वहीं पर रख दिया तो फिर से एक बार ओराइन वहाँ पर आ गया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर है इसका जो सोर्स है वो क्या है? नेशनल ज्योग्राफिक किसी बुक का नाम है, और उसका वॉल्यूम नंबर 207 और नंबर 6, पेज नंबर 6 पर ही हमें देखने को मिल जाता है उस बुक में। तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो ही गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं।